हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। देखिए, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आज हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए मौर्य राजवंश टॉपिक देखेंगे। देखिए, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं तो उनको कवर किया गया है। देखिए, एग्ज़ाम में आपका जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इन पॉइंटों को लास्ट तक देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका और कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इन दो बुकों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये दोनों ध्यान रखिएगा बुक। देखिए, इस वंश की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और पराजित करने में चाणक्य ने इनकी मदद की। बाद में चाणक्य इनके प्रधानमंत्री बने। अगला पॉइंट है, अगर इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह कार्नेलिया के साथ हुआ था, जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। अगर धर्म की बात करें तो ये जैन धर्म का अनुसरण करते थे और इनके गुरु का नाम था भद्रबाहु। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया और वहाँ इन्होंने शरीर त्याग दिया। अगला पॉइंट है, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा और बिंदुसार को अमित घात्र के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, सीरिया शासक एंटियोकस का दूत डायमकस और मिस्र शासक टालमी का दूत डायोनुसियस, ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए, अशोक ने 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा। अगर इनकी माता का नाम देखें, अशोक की माता का नाम तो सुभद्रांगी था और अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र थे, पुत्री संघमित्रा थी। देखिए, अशोक ने उपगुप्त बौद्ध भिक्षुक से दीक्षा ली। देखिए, अशोक का एक महत्वपूर्ण आक्रमण था कलिंग पर। कलिंग पर आक्रमण इन्होंने किया था 261 ईसा पूर्व। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, देखिए, भारत में शिलालेखों का प्रचलन भी अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टिफेंथलर ने की थी और सर्वप्रथम इनके अभिलेख को जेम्स फ्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम अशोक के अभिलेख की बात करते हैं तो इनके 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और 3 गुहालेख हैं। देखिए, शिलालेखों की लिपि कैसी थी तो ब्राह्मी खरवष्टी लिपि थी और भाषा प्राकृतिक भाषा थी। अब हम कुछ प्रमुख शिलालेख देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर 13वें शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। 5वां जो शिलालेख है उसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति है और प्रथम शिलालेख इसमें पशुबल की निंदा की गई है। अगर 8वां शिलालेख देखते हैं तो इसमें धम्म यात्रा का वर्णन किया गया है। अब कुछ प्रमुख स्तंभ लेख देते हैं। देखिए, प्रयाग स्तंभ लेख है तो ये कौशाम्बी में स्थित है और इसको अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया है। अगला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। पहले टोपरा था, उसके बाद दिल्ली लाया गया। अगला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। देखिए, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ से दिल्ली लाया गया। देखिए, कौशाम्बी जो अभिलेख था तो इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता था। अगर सबसे लंबे अभिलेख की बात करें तो 7वां अभिलेख है और सबसे छोटा तो ये रुमिनदेई अभिलेख है। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए, इस अभिलेख में भू राजस्व के घटने की बात की गई है। सम्राट अशोक ने राजस्व को घटा दिया था इसमें, तो इसका वर्णन इस अभिलेख में है। अब हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य प्रशासन में जो शीर्षस्थ
अधिकारी हुआ करते थे, तो इनको तीर्थ कहा जाता था, महामाते, और इनकी जो संख्या थी वो 18 थी। तो कुछ प्रमुख देख लेते हैं। देखिए, पहला है समाहर्ता, तो ये वित्त मंत्री थे। कर्मातिक, तो ये उद्योग मंत्री थे। सन्निदाता, तो ये कोषागार संरक्षक थे। व्यवहारिक, तो ये नगर न्यायाधीश हुआ करते थे। अंतपाल, तो ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक थे। तो ये इतने ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर प्रशासन की बात करते हैं तो इसकी जो छोटी इकाई थी तो वो ग्राम थी, और इसके जो मुखिया थे वो ग्रामीण कहलाते थे। देखिए, हम अगला पॉइंट है गुप्तचर की बात करें तो गुप्तचर जो प्रमुख थे तो वो महामात्य सर्प कहलाते थे। अगर गुप्तचर की बात करें तो इन्हें गूढ़ पुरुष कहते थे। देखिए, एक स्थान पर कार्य करने वाले जो गुप्तचर थे उनको संस्था कहते थे, और जो भ्रमणशील गुप्तचर थे तो उनको संचारा कहते थे। देखिए, इस राजवंश में जो प्रांत थे, प्रांतों को चक्र कहा जाता था, और प्रांतों के जो प्रशासक थे वो आर्यपुत्र कुमार राष्ट्रिक नाम से जाने जाते थे। अगर नगर प्रशासन की बात करें तो इसमें 3 सदस्यों का समूह काम करता था, जो 6 समितियों में बटा था। देखिए, मौर्य काल के अगर सिक्कों की बात की जाए तो सोने के सिक्के निष्क या सुवर्ण नाम से जाने जाते थे, और चांदी के सिक्के इन्हें पर्ण कहा जाता था। और जो तांबे के सिक्के थे उन्हें मासक कहा जाता था। देखिए, ये सिक्के ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर। देखिए, कुछ इस राजवंश में प्रांत और उसकी राजधानी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रांत कलिंग था तो इसकी राजधानी तोसली थी। अगला उत्तरापथ, इसकी तक्षशिला थी राजधानी। दक्षिणापथ, इसकी सुवर्णगिरी थी। और प्रासी, इसे पूर्वी प्रांत कहा जाता था, तो इसकी पाटलिपुत्र राजधानी थी। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए, अगर मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो बृहद्रथ था, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो जितने में पॉइंट ये बताया हूँ मौर्य वंश से, तो सभी बिल्कुल रट लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन अगर बनता है तो इन्हीं में से ही बनेगा आपका।